भोपाल की ट्विशा शर्मा और ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर की मौत ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर दिया है। शादी के कुछ ही समय बाद दोनों महिलाओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जिसके बाद उनके परिवारों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ना और उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए। लेकिन ये सिर्फ दो शहरों की दो अलग अलग घटनाएं नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों से ऐसी ही खबरें सामने आई हैं, जहां नई नई शादियों के बाद बहुओं की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। हर मामले की कहानी अलग है, शहर अलग है, परिवार अलग है, लेकिन आरोप लगभग एक जैसे हैं। दहेज की मांग, मानसिक और शारीरिक शोषण और फिर अचानक मौत, जिसे कभी हादसा कह दिया जाता है, कभी आत्महत्या और कभी मामले को चुपचाप दफन कर दिया जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब उस देश में हो रहा है जहां 6 दशक पहले 1961 में दहेज निषेध अधिनियम यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाकर दहेज को अपराध तो घोषित कर दिया गया था, लेकिन 65 साल बाद भी दहेज के नाम पर होने वाली मौतें और प्रताड़ना नहीं रुकी। कानून बना, सजा तय हुई, लेकिन जमीन पर दहेज की ये कड़वी हकीकत आज भी हजारों परिवारों की जिंदगी उजाड़ रही है। अब सवाल ये है कि अगर कानून सच में इतना मजबूत है तो फिर आज भी हर साल 6000 से ज्यादा महिलाओं की मौत दहेज हत्या के मामलों में क्यों दर्ज होती है। भारत में लगभग हर रोज 15 से 20 महिलाएं दहेज के नाम पर अपनी जान गंवा रही है। लगभग हर 90 मिनट में एक बेटी दहेज की भेंट चढ़ रही है। यानी जब तक आप एक फिल्म देखेंगे शायद कहीं एक और घर उजड़ चुका होगा। कि मैं नहीं बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का डेटा कह रहा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 क्या है और ऐसे कड़े कानूनों के बावजूद जमीनी स्तर पर यह अपराध रुक क्यों नहीं रहे हैं। हमारी लीगल एनफोर्समेंट में कहां चूक हो रही है। आखिर 1961 से लेकर 2026 तक क्या बदला। कानून की किताबों में दहेज अपराध है, लेकिन क्या समाज की मानसिकता अब भी इसे हक समझती है। आइए विस्तार से समझते हैं। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। आज मैं आपको 3 ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो अलग अलग राज्यों में हुई, अलग अलग परिवारों में हुई, लेकिन जब आप इनके पीछे की सच्चाई को समझेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये 3 अलग अलग कहानियां नहीं हैं। ये भारत के एक बेहद गहरे और क्रूअल सोशल पैटर्न की कड़वी हकीकत है। 12 से 19 मई, महज 7 दिनों का फासला। सबसे पहली घटना है 12 मई को भोपाल की, जहां 33 साल की ट्विशा शर्मा की लाश उनके घर के टेरेस पर मिलती है। उनके पति समर सिंह पेशे से वकील है और सास रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है। इस हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड के बावजूद पति फरार है और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम रखा है। पुलिस ने डाउरी डेथ और क्रूअल्टी के तहत एफआईआर दर्ज की है। इस घटना के महज 5 दिन बाद 17 मई को ग्रेटर नोएडा में 24 साल की दीपिका नागर की मौत होती है। शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद इन लॉज की तरफ से 45 से 50 लाख रुपए कैश और लग्जरी गाड़ी की लगातार डिमांड की जा रही थी। ससुराल वालों ने दावा किया है कि वो छत से गिरी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके लिवर, किडनी और स्प्लीन पूरी तरह डैमेज हो चुके थे। पुलिस ने पति ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरी घटना की बात करें तो 19 मई को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 19 साल की पुष्पेंद्री देवी की शादी के महज 3 महीने बाद मौत हो जाती है। 10 लाख रुपए की डिमांड के कारण प्रताड़ित पुष्पेंद्री ने शाम 6:30 बजे अपने पिता को कॉल कर कहा था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, और कुछ घंटे बाद ही उनका शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने बीएनएस सेक्शन 80 और 85 के तहत एफआईआर दर्ज की है। महज 1 हफ्ते का ये घटनाक्रम भारत के लिए शायद उतना असाधारण नहीं है जितना होना चाहिए। भारत में दहेज हत्याओं की गंभीरता को समझने के लिए एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हर साल के आधिकारिक आंकड़ों को देखना जरूरी है, क्योंकि यही आंकड़े बताते हैं कि कानून बनने के बावजूद दहेज के नाम पर मौतों की तस्वीर आखिर कितनी डरावनी है। इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में औसतन हर दिन करीब 16 महिलाएं सिर्फ दहेज के कारण अपनी जान गंवा देती है। यानी घड़ी की मिनट वाली सुई जब तक 1.5 चक्कर पूरा करती है, तब तक कहीं ना कहीं एक बेटी दहेज की भेंट चढ़ चुकी होती है। आंकड़ों पर एक नजर डालें तो 2019 में देश भर में 7115 दहेज हत्याएं दर्ज हुई। 2020 में 6966, 2021 में 6579 और 2022 में 6450 मामले सामने आए। इसके बाद 2023 में ये संख्या 6100 से ज्यादा रही, जबकि 2024 की रिपोर्ट में 5737 मामले दर्ज किए गए। यदि हम साल 2017 से 2022 के बीच का एक औसत निकालें तो भारत में हर साल लगभग 7000 महिलाएं इस सामाजिक और कानूनी विफलता के कारण अपनी जान गंवाती है। स्टैटिस्टिकल रूप से मौतों के मामले में भले ही मामूली गिरावट दिख रही हो, लेकिन दहेज के मामलों में प्रताड़ना और कुल क्राइम्स का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। साल 2023 में दहेज उत्पीड़न से जुड़े मामलों में अचानक 14% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके तहत देश भर में कुल 15,479 ऑफिशियल केसेस रजिस्टर किए गए। और यहाँ तो हम बस ऐसे आंकड़ों की बात कर रहे हैं जो ऑफिशियली दर्ज हुए हैं। ऐसे न जाने कितने हजारों केसेस होंगे जो कानून की चौखट तक नहीं पहुंचे होंगे।
अगर ज्योग्राफिकली देखें तो कुछ राज्यों में दहेज से जुड़े मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश लगातार सबसे ऊपर रहता है, जहां हर साल सबसे ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य भी इसी सूची में शामिल है। उत्तर प्रदेश में साल 2023 में सबसे ज्यादा 7,151 केसेस दर्ज किए गए। इसके बाद बिहार में 3,665 और कर्नाटक में 2,322 मामले सामने आए। डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलकर पूरे देश की कुल दहेज हत्याओं के लगभग 65% हिस्से के लिए जिम्मेदार है। यदि हम महानगरों यानी मेट्रो सिटीज के आंकड़ों पर गौर करें तो देश की राजधानी दिल्ली लगातार 5 सालों से सूची में शीर्ष पर बनी हुई है। साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में दहेज उत्पीड़न के 109 केसेस दर्ज हुए। वहीं उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर सिंगल सिटी के स्तर पर सबसे ज्यादा 54 केसेस के साथ सबसे अधिक प्रभावित शहरी इलाका दर्ज किया गया। ये दिखाता है कि समस्या सिर्फ गांवों या छोटे कस्बों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े और आधुनिक शहर भी इससे अछूते नहीं हैं। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं बताते, क्योंकि भारत में दहेज से जुड़े कई मामलों की रिपोर्टिंग हो ही नहीं पाती। खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में कई मौतों को एक्सीडेंट, डेथ या सुसाइड बताकर दर्ज कर लिया जाता है, या फिर परिवार दबाव में मामला आगे नहीं बढ़ाता। यानी जो संख्या रिकॉर्ड में दिख रही है, असली तस्वीर उससे कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 95% शादियों में किसी न किसी रूप में दहेज का लेन देन होता है। यानी दहेज सिर्फ कुछ अपराधों की वजह नहीं, बल्कि हमारे समाज में इतनी गहराई से बैठ चुका है कि कई जगह से आज भी एक रिवाज मान लिया जाता है। दहेज अब सिर्फ शादी में दिया जाने वाला सामान नहीं रहा, कई जगह शादी के बाद भी चलने वाला एक आर्थिक दबाव बन जाता है। कभी गाड़ी की मांग, कभी नगद पैसे, कभी सोना, कभी त्योहार पर क्या भेजा, कभी लड़के की हैसियत के हिसाब से देना चाहिए था। यही मांग कई बार प्रताड़ना बनती है, प्रताड़ना हिंसा बनती है और हिंसा मौत तक पहुंच जाती है। इंडिया स्पेन की एक विशेष रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत में दहेज उत्पीड़न और मौतों की वास्तविक संख्या एनसीआरबी के आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकती है। सामाजिक बुराई की गहराई को वर्ल्ड बैंक की 2006 रूरल इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक सर्वे की रिपोर्ट भी प्रमाणित करती है। इस अध्ययन के तहत साल 1960 से 2008 के बीच भारत में हुई लगभग 40,000 शादियों पर एक व्यापक रिसर्च की गई। इस रिसर्च का निष्कर्ष बेहद चौंकाने वाला था। इसके मुताबिक भारत में होने वाली 95% शादियों में किसी न किसी रूप में दहेज का लेन देन निश्चित रूप से किया गया था। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि ये समस्या किसी एक वर्ग या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक ताने बाने में गहराई से समा चुकी है। तो अब मुख्य नीतिगत और कानूनी सवाल यही उठता है कि इस अपराध को रोकने के लिए देश का कानूनी ढांचा कहां खड़ा है, और इतने सख्त प्रावधान होने के बाद भी हमारा लीगल सिस्टम जमीनी स्तर पर काम क्यों नहीं कर पा रहा है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि भारत में दहेज के खिलाफ कानून आखिर है क्या। बहुत लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि दहेज लेना देना गैर कानूनी है, लेकिन असल कानून इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। 1961 में भारत सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया। इस कानून का मकसद था शादी के बदले किसी भी तरह की संपत्ति, नगद, गाड़ी, सामान, आर्थिक लाभ की मांग को अपराध बनाना। कानून कहता है कि अगर शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद लड़की पक्ष से किसी तरह की मांग की जाती है और वो शादी से जुड़ी होती है, तो वो दहेज की श्रेणी में आ सकती है। सिर्फ दहेज लेने वाला ही नहीं, बल्कि दहेज की मांग करने वाला और कई परिस्थितियों में देने वाला भी कानून के दायरे में आ सकता है। समस्या ये है कि भारत में दहेज अब खुलकर हमें दहेज चाहिए कहकर नहीं मांगा जाता। भाषा बदल गई है। लोग कहते हैं हमने कुछ नहीं मांगा, बस अपनी बेटी को सम्मान से भेजो। फिर सम्मान की लिस्ट शुरू होती है। गाड़ी तो आजकल सब देते हैं, बेटी भेज रहे हो तो कुछ सामान भी भेजना पड़ेगा। लड़का इतना पढ़ा लिखा है, शादी में हमारी इज्जत रहनी चाहिए। ये मांग कई बार सीधे शब्दों में नहीं होती, लेकिन दबाव बना रहता है और शादी के बाद भी वही दबाव बढ़ता रहता है। त्योहार पर क्या आया, भाई ने क्या दिया, कार कब दिलवा रहे हो, वगैरह वगैरह। कानून दहेज को अपराध कहता है, लेकिन समाज उसे अक्सर रिवाज कहकर बचा लेता है। यही वजह है कि बाद में सिर्फ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट काफी नहीं पड़ा, इसलिए भारतीय दंड संहिता में और धाराएं जोड़ी गई, जैसे 498A, जिसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 कर दिया गया है। इस धारा के तहत अगर पति या ससुराल पक्ष महिला के साथ क्रूरता करता है, मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना देता है, खासकर दहेज के लिए, तो मामला दर्ज हो सकता है। ये सिर्फ मारपीट की बात नहीं करती, मानसिक उत्पीड़न भी इसके दायरे में आता है। लेकिन अक्सर मानसिक उत्पीड़न सामने ही नहीं आ पाता, क्योंकि घर के अंदर जो होता है उसका वीडियो नहीं होता, गवाह नहीं होते। कई बार परिवार वाले भी कह देते हैं थोड़ा एडजस्ट कर लो, शादी है, सब ठीक हो जाएगा। यही एडजस्ट शब्द कई बार जानलेवा साबित होता है। फिर आती है धारा 304B, जो अब धारा 80 है, जिसे आम भाषा में दहेज मृत्यु यानी डाउरी डेथ की धारा कहा जाता है। इसके तहत अगर किसी महिला की मौत शादी के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में होती है, जैसे जलना, फांसी, संदिग्ध मौत, और उससे पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के सबूत या आरोप हो, तो कानून इसे दहेज मृत्यु मानकर जांच करता है।
हाल ही में बिहार की एक अदालत की सुनवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दहेज हत्या से जुड़े एक मामले पर जज की टिप्पणी ने लोगों का ध्यान खींचा। सुनवाई के दौरान जज ने तीखे अंदाज में सवाल उठाया, खाना बनाते समय सिर्फ बहुएं ही क्यों जलती है, बेटियां या घर के दूसरे लोग ऐसे हादसों का शिकार क्यों नहीं होते। ये टिप्पणी दरअसल उन मामलों पर सवाल उठाती है जहां बहुओं की मौत को अक्सर किचन एक्सीडेंट कहकर देखा जाता है, लेकिन परिवार दहेज, प्रताड़ना और हत्या के आरोप लगाते हैं। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है, कानून किताब में जितना मजबूत दिखता है, जमीन पर उतना आसान नहीं है। दहेज हत्या साबित करना बेहद मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बहुत बार मौत को आत्महत्या कहा जाता है। परिवार कहता है कि वो डिप्रेशन में थी, घर में झगड़ा था, व्यक्तिगत कारण था, और दूसरी तरफ लड़की का परिवार कहता है कि लंबे समय से प्रताड़ना चल रही थी। पुलिस को सबूत चाहिए, अदालत को मजबूत केस चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, गवाह चाहिए, और इसी बीच कई केस सालों तक चलते रहते हैं। कुछ में सजा होती है, कुछ में नहीं, कुछ में समझौते की कोशिश होती है, कुछ में कहानी इतनी उलझ जाती है कि सच पीछे छूट जाता है। एक और बड़ा सच ये है कि दहेज सिर्फ गरीब परिवार की समस्या नहीं है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ गांवों या आर्थिक रूप से कमजोर तबकों में होता होगा, लेकिन हकीकत ये है कि दहेज की मांग अब कई बार स्टेटस के नाम पर भी होती है। पढ़े लिखे परिवार, बड़े शहर, अच्छे पेशे, ऊंची सामाजिक हैसियत, इनमें भी दहेज की संस्कृति खत्म नहीं हुई, बस भाषा बदल गई है। पहले दहेज शब्द बोला जाता था, अब गिफ्ट, सेटअप, सपोर्ट, स्टैंडर्ड, रिवाज जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इन मामलों में लड़की की मौत के बाद हर कोई जागता है। पुलिस आती है, मीडिया आता है, कानून की बातें होती है, सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखता है, लेकिन उससे पहले जब लड़की फोन कर रोती है, जब कहती है कि दबाव है, जब कहती है कि माँ पापा मुझे लेने आ जाओ, तब अक्सर समाज उसे समझाता है, थोड़ा सह लो, शादी टूटनी नहीं चाहिए। हर घर में ऐसा होता है, लड़की होकर इतना गुस्सा ठीक नहीं। तो सवाल ये है कि 2026 में जब फेमिनिज्म, विमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी की इतनी बातें होती है, तब भी ऐसा क्यों हो रहा है? हर कुछ दिनों में एक नई ट्विशा, एक नई दीपिका, एक नया मामला सामने आ रहा है। तो शायद समस्या सिर्फ अपराधियों की नहीं है, बल्कि उस सोच की भी है जिसे हमने कानून से तो गैर कानूनी बना दिया, लेकिन समाज से अभी तक खत्म नहीं किया। दहेज सिर्फ पैसों की मांग नहीं है, कभी गिफ्ट्स, कभी रिवाज, तो कभी सम्मान के नाम पर इसे आज भी सामान्य बना दिया जाता है। ये बदलाव सिर्फ कानूनों से नहीं आएगा, बदलाव तब आएगा जब हम और आप मिलकर ऐसी सोच को स्वीकार करना बंद करेंगे, जब हम दहेज को किसी भी नाम पर सोसाइटी में नॉर्मलाइज करना बंद करेंगे, और जब दहेज के नाम पर दिए जाने वाले गिफ्ट्स को भी ना कहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देश, दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए जस्ट।